अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुशामदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी अपने प्रोग्राम CDC टाइम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कायनात रानी, और डॉक्टर साहबा जो हैं पिछले 4 सालों से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के साथ वाबस्ता हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो टॉपिक है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो इस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा CDC का बैकग्राउंड, CDC में क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर क्या इदारा है, इसकी थोड़ी सी डिटेल हमारे सामीन के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं या शायद पहली दफ़ा हमें सुन रहे हों, तो उनकी मालूमात के लिए CDC का तारुफ करा दीजिएगा पहले। CDC एक ऐसा इदारा है जिसमें हम स्पेशल नीड के बच्चे हैं, उनके ऊपर डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर है, सेंसरी थेरेपीज़ हैं, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और इसमें हम बच्चों के डिफरेंट जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको थेरेपी दी जाती हैं। जैसे मैं अगर फिजियोथेरेपी की बात करूं तो जो बच्चे चल फिर नहीं सकते या किसी तरह की भी फिज़िकल जो भी लिमिटेशन आ रही होती है, उनकी फिजियोथेरेपी के थ्रू हम जो भी उसकी नीड होती है या उसकी लिमिटेशन होती है उसको फुलफ़िल करते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जी सकें। और उसके अलावा इसी तरह साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, जो हमारे बच्चों की जो बिहेवियर थेरेपी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है, जो बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी लिटरेसी के ऊपर काम किया जाता है, जितनी भी मैक्सिमम एफर्ट दी जाती है ताकि जितना भी बच्चा लर्न कर सके, अपना बेस्ट दे सके, उनके ऊपर काम किया जाता है। उनके बिहेवियर पे काम किया जाता है, चाहे वो किसी तरह का बिहेवियर हो। कुछ टेंट्रम्स होते हैं, कुछ इस तरह के बिहेवियर बच्चे लर्न कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से लर्न कर लेते हैं, या कुछ इनबिल्ड इन बिहेवियर्स होते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है। उसके अलावा इसी तरह स्पीच थेरेपी होती है, जिसमें बच्चों का कोई भी किसी तरह का भी बोलने का मसाइल जो भी दरपेश हो, चाहे वो बच्चा बिल्कुल बोलता ही ना हो, उस पर काम किया जाता है, या वो बोलते भी हैं, या जैसे जुल्म, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं 1-2 लफ्ज़ बोलते हैं, जुमलों में बात नहीं करते, उनकी थेरेपीज़ होती हैं। मतलब बोलने से मुतल्लिक जितने भी जिस तरह भी के मसाइल होंगे उनके ऊपर काम किया जाता है, उनकी स्पीच थेरेपी उनकी की जाती है। इसी तरह एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिसमें हम बच्चों की बेसिक जो डेली की हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं उन पे काम किया जाता है, जिसमें हमारे पास सेल्फ ग्रूमिंग आ जाता है, सेल्फ फीडिंग आ जाता है, तो उसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं, या लिटरेसी की स्किल्स आ जाती हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, ताकि छोटे छोटे जो टास्क हैं वो बच्चे सीखें और इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे तरीके से जी सकें कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि एक ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जी सकें। इसी तरह हमारे पास सेंसरी थेरेपी होती है। सेंसरी में वही, जैसे कि कुछ बच्चों की सेंसरी नीड्स होती हैं, टेक्टाइल्स होती हैं, ओरल मोटर होती हैं, डिफरेंट सेंसरी इश्यूज़ होते हैं बच्चों के, तो उनको फिल करने के लिए उसकी वो थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास प्रॉपर उसका रूम है, उसमें हम बच्चों को लेके जाते हैं और उनकी उस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाता है। इसी तरह हम कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चों को बाहर भी लेके जाते हैं, ताकि उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बढ़ सके, क्योंकि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि उनका सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। वो फ़ौरन से किसी भी इंसान को या कोई भी आ जाता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। तो उस सोशल एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए हम बच्चों के ग्रुप सेशंस भी कराते हैं, उनको बाहर भी लेके जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे स्पोर्ट्स डे हो गया, या कभी हम एक दफ़ा हम उनको बच्चों को जैसे ज़ू लेके गए थे, तो ताकि उनका ये जो सोशल एंग्जाइटी है ना उसको ओवरकम किया जाए, ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपने आप को, मतलब उनके अंदर जो एक डर और खौफ है, ये एक जो चीज़ उनके अंदर कमी है उसको हम ओवरकम कर सकें। इसी तरह हमारे पास स्पेशल ओलंपिक के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं। हमारा प्रॉपर पूरा एक रूम बना हुआ है, प्ले रूम, जहाँ पे हम बच्चों को हम फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम समर कैंप्स भी होते हैं, हमारे विंटर कैंप्स भी होते हैं, और डिफरेंट और भी बीच में कभी कभी स्कूल्स के साथ डिफरेंट उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन होती है, तो हम डेज़ के अकॉर्डिंग फिर सेलिब्रेट भी करते हैं और फिर बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। इसी तरह अब हम उसके अलावा जो है, ये तो तब एक प्रॉपर हमारा सेटअप है जिसमें हम बच्चों को, कुछ बच्चे आते हैं मॉर्निंग में स्लॉट में आते हैं, यानी कि जिनकी टाइमिंग होती है सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद 12 से लेके 2 बजे तक
सेकंड स्लॉट में भी बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे सुबह आते हैं, कुछ बाद में आते हैं। वो फिर टाइम की फिजिबिलिटी सम टाइम होती है कि लोग नहीं आ सकते सुबह, तो फिर वो सेकंड हाफ में आ जाते हैं। इसी तरह स्कूलिंग पे बच्चों के उनके ऊपर काम किया जाता है। या फिर उसके अलावा हमारे प्राइवेट सेशंस भी होते हैं, जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर सेशंस नहीं लेना चाहते या नीड नहीं होती, जैसे उन्हें सब थेरेपीज की नीड नहीं है, सिर्फ जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे उस बच्चे को सिर्फ स्पीच का इशू है और कोई इशू नहीं है, तो सिर्फ सिंपल अगर उसने स्पीच थेरेपी लेनी है तो वो हम प्राइवेटली भी फिर उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे फिर उनका प्राइवेट टाइम होता है, वो फिर हम 2 बजे से लेकर 4 बजे के टाइम के दरमियान जो भी प्राइवेट सेशंस वगैरह होते हैं फिर वो उनको हम उस टाइम पे डील करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल एक प्रॉपर सेटअप है जिसमें हम बच्चों की हर तरह की नीड, हर तरह की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको फिर मैनेज करते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आप जो हमारा टॉपिक है इस पे आते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली क्या चीज़ होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है या डिसऑर्डर है जिसे आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों में प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है, यानी कि ये जीन्स में रन कर रही होती है, कोई जीन में ऐसा इशू आ जाता है जिसकी वजह से मसल जो है वो वीक होता है। स्टार्ट एजेस में तो इतना फील नहीं होता, जैसे बच्चा क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तकरीबन 1 साल तक तो बच्चा मतलब इतना कोई उसने चलना फिरना नहीं होता, इतनी मूवमेंट वगैरह नहीं होती, इतनी फंक्शन नहीं होता। लेकिन जब बच्चा चलने की उम्र में आता है, जैसे 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, तो तब साइंस आना शुरू होते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी इशू है कि बच्चा चल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, या उसकी क्योंकि वो मसल उसका वीक हो रहा होता है। ये मसल वीकनेस क्यों होती है कि जो उस मसल की ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि जो जीन होती है वो डिफेक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस आएगी। और ये कभी कुछ बच्चों में अर्ली आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इकसाम होती हैं, फिर वो उसकी ऑनसेट क्या है, उसके मसल का कितना लॉस हो रहा है, वो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप है, किस तरह का है। ओवरऑल ये होता है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल जैसे हमारी बोन्स और मसल का है, लेट्स सपोज समझ लें, तो उसमें क्या होता है कि अब जब मसल में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है या मसल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या फंक्शन के साथ है ही नहीं, तो एक बच्चा जो उसने अपना एक प्रॉपर चलना है, फिरना है, या दिन भर के रोज़मर्रा के जितने भी काम करने हैं, तो वो हमारे मसल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब मसल ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो वो बच्चा या बंदा या इंसान कोई भी पर्सन उस तरह से अपना एक जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि ये मसल से रिलेटेड है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि मसल से रिलेटेड है। उसकी वजह से जो मसल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं, बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। सही है। अच्छा आपने जिक्र किया कि इसकी सर्टन टाइप्स भी होती हैं, क्या क्या अक़साम होती हैं इसकी? इसमें बहुत सारी, वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन उसमें से मैं बिल्कुल थोड़ी सी कुछ चंद एक बताऊंगी कि इकसाम है। जैसे हम सबसे जो मोस्ट कॉमन होती है जिसे हम डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जैसे एक बंदे के अंदर, हमारे अंदर डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉपर कोडिंग होती है क्रोमोसोम के ऊपर के किस बंदे का, उसकी आई कलर क्या होगा, उसका फिजिकल कलर क्या होगा, उसकी मसल किस तरह के होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हर चीज़ उसके ऊपर कोड होती है। अब वो ये जीन्स में रन कर रही होती है कि आपकी फैमिली में जिस तरह की एक प्रॉपर जैसे चल रहा होता है वही उसी तरह आ रहा होता है। अब क्या होता है कि जीन में डिफेक्ट आता है क्रोमोसोम में, जिसके ऊपर कोड होता है एक प्रोटीन होती है जिसे हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, जो हमारे मसल के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनाने में या उसको मेंटेन करने में या उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में जब हम फंक्शन करते हैं तो उसमें उसको मदद देती है। तो वो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है ना, वो इन बच्चों में प्रॉपर या तो बनती नहीं है या कम होती है, क्योंकि जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये प्रोटीन या मसल में ब्रेक डाउन भी होता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ भी होती है, जैसे साथ साथ बच्चा बढ़ता रहता है तो उन चीज़ों का साथ साथ बढ़ना कम होना ये चीज़ें चलती रहती, ये एक बैलेंस के साथ चल रहा होता है। अब जीन में ही डिफेक्ट है तो वो चीज़ उतनी बन नहीं रही, अब वो चीज़ उतनी बनेगी नहीं तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इन बच्चों में क्या होता है, जैसे अब डुशेन की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो डुशेन में क्या होता है कि जैसे 2 साल का बच्चा जो है ना तब तक वो नॉर्मल होगा, आपको इस तरह का कोई साइन सिम्टम कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे वो 2 साल का होगा या 2 साल से कम कर लें या 2 साल से ऊपर कर लें, लेकिन ऑलमोस्ट 2 साल की ईयर के राउंड अबाउट क्या होगा, जब बच्चा फर्स्ट साइन उनमें ये आप देखेंगे कि जब वो ज़मीन से उठेगा, खड़ा होगा, तो वो घुटनों के ऊपर हाथ रख के सहारा लेके उठेगा। जैसे एक नॉर्मली बच्चे ने उठना होता है उस तरह से प्रॉपर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसकी मसल की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर सके
आराम से खड़े होने में। तो अपने हाथों का सहारा लेके घुटने पे हाथ रख के और फिर खड़ा होगा। तो ये अर्ली साइंस होते हैं डुशीन में कि बच्चे का फ्रीक्वेंट फॉल होंगे, जैसे चलते चलते वो बच्चा गिर जाएगा क्योंकि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसकी मसल में इतनी पावर ही नहीं है। इसी तरह एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये प्रोग्रेसिव होती है डिजीज़। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मसल का कंट्रोल उतना बेहतर उतना अच्छा नहीं होता, वीकनेस बढ़ती जाती है अगर थेरेपीज ना ली जाए। तो क्या होता है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसका मसल वेस्टिंग की तरफ चला जाता है, वो स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जाती है, वो बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है, ये बेड रिटन हो जाता है। या समटाइम कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें अब जैसे मसल है, समटाइम हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि हार्ट भी मसल है। इसी तरह इंटेस्टाइन या हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितना भी सिस्टम है पूरा हमारा स्टमक का, इसी तरह हमारे लंग्स हैं तो वो भी मसल्स के बने हुए हैं, तो समटाइम वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो कंडीशन और वर्स होती जाती है। इसी तरह एक और टाइप है जिसे हम बेकर्स कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ना इसी की ही टाइप है डुशीन की, लेकिन ये थोड़ी माइल्ड केस होती है। ये क्या होता है ये जो है ना लेटर एज में जाके पता चलती है, जैसे टीन एज में जाके उसके साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, लेकिन इसके साइन भी बिल्कुल डुशीन जैसे ही होते हैं जैसे डुशीन में होता है कि मसल वीकनेस आ रही है, फॉल आ रहा है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा बच्चा। या इन बच्चों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है स्टेयर क्लाइंबिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं होती, वो कदम ही नहीं उठा पा रहे होते, इतने उन मसल में इतनी पावर ही नहीं है कि वो कदम अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकें। तो बेकर्स में ये होता है कि ये ज़्यादातर बॉयज़ को या मेल जो होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं इनमें जो बेकर्स होते हैं, और ये लेटर एजेस में होते हैं। इसी तरह लिम्ब गर्डल होती है एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गर्डल में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चला लिम्स यानी कि आर्म्स और हैंड्स और फीट्स, मतलब जो गर्डल एरिया है ना शोल्डर्स वाला और हिप एरिया, इन चीज़ों को इसके अराउंड जितने भी मसल्स हैं ना उनको इन्वॉल्व करता है, तो उनकी वीकनेस होती है। तो इन लोगों में भी उस अराउंड के जितने भी मसल हैं जैसे आर्म के हो गए, शोल्डर के हो गए, तो ये वाले मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ओवरऑल बाकी जैसे हमारा ट्रंक का एरिया है वो इतना अच्छा होगा, वो इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जैसे उनके पेल्विक का एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उनके लिए वॉकिंग मुश्किल होगी, स्टेयर क्लाइंबिंग मुश्किल होगी, चलना मुश्किल होगा, तो ये चीज़ें आती हैं। फिर इसी तरह एक होती है फेशियो स्कैपुलोह्यूमरल। इसमें हमारे फेस के मसल, स्कैपुला के मसल, शोल्डर के मसल्स और ट्रंक के जितने मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और समटाइम लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप है क्योंकि मैंने कहा कि जैसे जीन्स है ना, क्योंकि जीन एक जिसके ऊपर प्रॉपर कोड बना हुआ है कि वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होगी और वो बनाएगी और सारा कुछ होगा। तो जो मसल जिस मसल की इन्वॉल्वमेंट होगी उस जीन की डिफेक्ट होगा वो उसी मसल को जो है ना अफेक्ट करेगा, उसी एरिया को। अब जैसे फेशियल स्कैपुलोह्यूमरल की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें फेस के जैसे अब बच्चा जब स्माइल करेगा ना तो वो प्रॉपर स्माइल नहीं कर पाएगा, जैसे एक प्रॉपर बंदे का पूरा मुंह ऐसे होता है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसके अलावा एक और टाइप होती है जिसे हम मायोटोनिक कहते हैं। मायोटोनिक जो होती है ना वो एडल्ट्स में होती है, बच्चों में नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जाके समझ लें 30s में या 40s में जाके सिम्टम्स आते हैं। उससे पहले बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते, कोई ऐसी फील नहीं होती, बिल्कुल एक आप हेल्दी लाइफ जो है ना स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन 30s और 40s में जाके फिर इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये एडल्ट्स में जाके इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब बंदा ग्रो कर रहा होता है ना तो उसमें इतनी उसके अंदर इतने मतलब उसकी कंट्रोल होता है कि वो कर लेता है अपनी सारी जितने भी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ हैं, लोकोमोशन एक्टिविटीज़ सब कुछ कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज 30 को क्रॉस करती है तो हमारी बॉडी डिटोरिएट करने शुरू होती है, डीजेनरेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है ऑटोमेटिकली वैसे ही। तो वो एक नॉर्मल जो प्रोसेस है इंसान का, बड़े होना, फिर बड़े होकर बूढ़े हो जाना, और वो सारा जो एक तो जब वो 40s और 30s में जाते हैं तो वो नेचुरली एक तो उनका ऑलरेडी इंसान की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो जब डिस्ट्रॉफी भी बीच में ऐड हो जाती है तो फिर उनके लिए चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उनके लिए फिर हार्ट मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इवन समटाइम लिम्स और ये तो इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी और सिस्टम और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे किडनी होगी या और चीज़ें, क्योंकि
ये हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें जो है ना मसल से ही बन के मिल के बनी होती हैं, जैसे कार्डियक मसल हो गए, स्मूथ मसल्स हैं या स्केलेटल मसल हैं, जिनमें हम इनको डिफरेंट डिवाइड करे होते हैं। तो फिर इन चीज़ों में फिर वो जिस चीज़ को इन्वॉल्व करेगी वो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके सिस्टमिक इश्यूज भी होना शुरू हो जाएंगे लिम्स के साथ साथ। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, और फिर ये उसी के अकॉर्डिंग जो टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग और टाइम पे और फिर सिम्टम्स आना शुरू होंगे और फिर वही प्रॉब्लम उन बच्चों को या उन बड़ों को फेस करनी पड़ेंगी। सही है। सामान्य मोहतरम, प्रोग्राम CDC टाइम आप समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखा जा सकता है, हमारे YouTube पेज के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, इसी तरह लिंक्डइन और इंस्टा पे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर कायनात रानी, पिछले 4 साल से CDC के साथ मुंसलिक हैं, और आज जो टॉपिक उनके साथ अभी ज़ेर बहस है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू उनके साथ जारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और उसकी मेन टाइप्स जो हैं उस पर भी हमारी बात हुई इनसे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ तो आपने टाइप्स के साथ साथ उनके सिम्टम्स भी बताए, लेकिन अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा नहीं अचीव कर रहा तो हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि इसके साथ कोई इशू ऐसा आ रहा है जो आगे जाके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर चेंज हो सकता है? अर्ली साइंस में यही, जैसे मैंने ड्यूशेन का बताया कि उसमें ग्रोवर साइन प्रेजेंट होता है। जैसे बच्चा अगर ज़मीन से उठने की कोशिश करे, कहीं से भी चेयर से उठने की कोशिश करे, खड़े होने की कोशिश करे, या शुरू में बैठना भी एक है इसका सिम्टम कि बैठ नहीं पा रहा, बैठ जाते हैं, बैठने अच्छा, में इशू नहीं होता, क्योंकि बैठने में आपको देखें उतनी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इतना वो इशू नहीं होता। लेकिन जब एंटी ग्रेविटी आपको मूवमेंट करनी होती है ना, तब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि तब मसल वर्क ज़्यादा होता है। जब आप बैठे होते हैं, आप सपोर्टेड कंडीशन में होते हैं, आपको इतना मसल वर्क की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब बैठने से खड़े होने वाला जो मरहला है ना, उसमें आपको सिम्टम मिलेगा कि वो बच्चा, अब नॉर्मली बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, इधर से छलांग लगाई, इधर चले गए, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं एक नॉर्मल बच्चा। लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ये थोड़े स्लो होते हैं। जैसे ही अब अगर उन्हें चेयर से उठना होगा, वो क्या करेंगे, जैसे बंदे की उम्र बढ़ जाती है तो वो बुजुर्ग क्या करते हैं कि अपने टांगों पे या घुटने पे हाथ रख के सहारा लेके उठते हैं। तो ये बच्चों इन बच्चों में भी ये साइन प्रेजेंट होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है। उसके अलावा इन बच्चों में फ्रीक्वेंट फॉल की आपको हिस्ट्री मिलेगी कि बच्चा चलते चलते हमारा बच्चा गिर जाता है, कुछ पता नहीं है, पर है तो ठीक बाहिर सामने से सही है, इसको ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा चलता चलता गिर जाता है। तो ये भी एक साइन होता है इन बच्चों में कि हो सकता है। लेकिन उसके अलावा उन बच्चों को बैलेंस का इशू होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा उसकी वजह से भी फॉल होगा, स्ट्रेंथ नहीं है उसकी वजह से फॉल होगा। उसके अलावा उनको चलने में मुश्किल होगी, जैसे अब मैंने कहा सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको मुश्किल होगी, वो चल नहीं पाएंगे। उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना एक बहुत मुश्किल एक टास्क होगा, कि उनके लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एंटी ग्रेविटी जितनी भी मूवमेंट है उनके लिए एक मुश्किल मसाइल उनके लिए होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप कोई भी एक्टिविटी उस तरह से या कोई भी एक्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसके अलावा जो सिम्टम्स है ना, आप इस सिम्टम्स के बेसिस पे तो हम जाके डॉक्टर से चेक करवाते हैं या कंसल्ट करते हैं, ये हमारा बच्चा फेस कर रहा है ये इस तरह से। तो इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, उन्हीं की बेसिस पे फिर इनको जो है हम कहते हैं कि वाकई में ही ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। नॉर्मली तो अगर हम देखेंगे तो बच्चा वो फिजिकली बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब उस टेस्ट में क्या होता है कि एक तो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम लेवल्स चेक करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है ना, वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है ना वो डिटोरिएट होती रहती है, तो वो ब्लड में शामिल हो जाती है। तो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हम देखते हैं कि वो ब्लड के में उसका लेवल कितना है। एक नॉर्मल रेंज होती है, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े भी होते हैं वो रेंज, उस चीज़ के लेवल्स। CKM भी कराए जाते हैं। फिर उसके अलावा डायग्नोसिस के लिए मसल बायोप्सी की जाती है, मसल का थोड़ा सा पार्ट लेके उसको एग्जामिन किया जाता है कि वाकई में इस मसल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें क्या डिफेक्ट कोई आ तो नहीं रहा, उसको चेक किया जाता है। या फिर उसके अलावा ये चेक किया जाता है, जैसे EMG लगा के एक डिवाइस होती है, उसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों के थ्रू फिर हम प्रॉपर डायग्नोज करते हैं कि वाकई में इस बच्चे को ये प्रॉपर असेसमेंट होती है। उसके अलावा उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि क्योंकि ये इनहेरिट कंडीशन है, तो इसमें हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई इस तरह का केस तो नहीं है। अगर तो है तो फिर चांसेस होते हैं कि वाकई में उस बच्चे को ये इशू है।
इसीलिए जो है कि अगर आप कज़न मैरिजेज़ में ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि आपकी फैमिली में ये इस तरह की चीज़ें रन कर रही होती हैं, तो उसमें फिर हिस्ट्री का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए कि इस बच्चे का स्टार्टिंग कैसा था, शुरू से बच्चे को इशू है या बाद में जाके हुआ है, या फॉल की हिस्ट्री है, या उसकी फैमिली में कोई इस तरह का इशू है। तो जब भी असेसमेंट की जाती है या जब किसी भी चीज़ की तशख़ीस करनी होती है तो उसमें हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सम टाइम पेरेंट्स के पास आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नहीं होती, तो उसकी बेसिस पे भी फिर गलत उनकी चीज़ों की तशख़ीस हो जाती है। फिर उनके टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पेरेंट कभी सम टाइम अफोर्ड नहीं भी कर पाते, लेकिन वो उस चीज़ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ को प्रॉपर अगर आपने तशख़ीस करना है कि वाकई में ये चीज़ है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से ऐसे फ़ौरन से लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके ऊपर ही आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान जो है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब हम किसी चीज़ को गलत अगर उसको डायग्नोज करेंगे तो हम उसको ट्रीटमेंट भी फिर गलत देंगे, तो फिर जब गलत ट्रीटमेंट होगा तो फिर उसके रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं आएंगे। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए फिर हम ये सारे प्रोसीजर पूरा प्रॉपर किया जाता है, तो फिर उसके बाद बताया जाता है कि हाँ इस बच्चे को ये डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। सही है। अच्छा ये बताइएगा आप कि फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए तो? ओवरऑल हम क्योंकि जैसे बच्चा इसमें जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बड़ी क्रूशियल होती है इन बच्चों में, क्योंकि एक तो ये प्रोग्रेसिव होती है, फिर टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी। बिल्कुल। और उसके अलावा इस वजह से ज़्यादा इशू होता है कि ये प्रोग्रेसिव होती है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये नहीं है कि कहीं जाके ये स्टॉप हो जाएगी या कुछ, लेकिन ये वक्त के साथ बढ़ती जाती है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी मसल होता है वो बनता है, टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है। वो एक रेशियो जो हमारा एक नॉर्मल इंसान का बैलेंस मेंटेन होता है वो होता है। लेकिन इन बच्चों में क्या होता है कि जब ये ज़्यादा ओवर यूज़ भी करेंगे ना तो भी इनको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ओवर यूज़ भी नहीं है कर सकते, तो इनकी जितनी भी ट्रेनिंग की जाती है, इनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं ना, वो बहुत एक समझ लें कि बहुत एहतियात के साथ उनको प्लान किया जाता है। ना बंदा बहुत ज़्यादा फटीग में जाए और ना ही बिल्कुल माइल्ड हो के उसको रिजल्ट्स भी ना मिले। तो उनके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सबसे पहले तो रेंज ऑफ मोशन कराई जाती है। रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि सिंपली खुद ही मूवमेंट करें, हर तरह का, हर जितने भी जॉइंट्स हैं जो जो इन्वॉल्व है, जो जो एरिया इन्वॉल्व है, उसको रेंज ऑफ मोशन कराई जाती है, ताकि जो स्टिफनेस है या कहीं पे जॉइंट जो है ना अकड़ ना जाए, उसको मेंटेन किया जाता है सबसे पहले। ताकि फिर जब वो मेंटेन होगा तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी एंटी ग्रेविटी मूवमेंट शुरू करते हैं। क्योंकि जब अब लेट्स सपोज अगर मैं सिंपल वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे अगर कोई बच्चा हाथ नहीं उठा पा रहा तो आप पहले तो उसको रेंज ऑफ मोशन तो कंप्लीट कराएंगे, एंटी ग्रेविटी मूव कराएंगे, ग्रेड 3 में एटलीस्ट आए कि वो एंटी ग्रेविटी तो मूव करे। जब वो एंटी ग्रेविटी मूव करना शुरू कर देगा, इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वेट ऐड करेंगे कि वो वेट के साथ स्ट्रेंथ करे, वही मूवमेंट करे लेकिन वेट्स के साथ, लेकिन बहुत माइल्ड वेट, ज़्यादा वेट नहीं यूज़ करना इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट यूज़ करेंगे वो मसल जो है फटीग में जाएगा, फटीग की वजह से वो और मसल में इशू आएगा, डीजनरेशन की तरफ जाएगा, वो गेन होने की जगह वो और रिवर्स में जाएगा। तो हमेशा लाइट वेट यूज़ करने हैं, बहुत लाइट वेट। फिर उसके बाद जो है लाइट वेट के अलावा हम ये कर सकते हैं इंड्योरेंस के लिए कि आप वेट ना यूज़ करें लेकिन उनकी रेपिटेशन बढ़ा दें। वही मूवमेंट करा रहे हैं लेकिन रेपिटेशंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी रेपिटेशंस एक कंट्रोल में हो, फटीग में नहीं लेके जाना। किसी भी चीज़ में कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे वो बैलेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं या कोई भी और ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, तो उसमें उनकी रेपिटेशंस या उनकी वेट को या कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि बच्चा फटीग में ना जाए, थके नहीं। जब वो बच्चा थकेगा तो यानी कि वो डिटोरिएशन की तरफ जा रहा है, डीजनरेशन की तरफ जा रहा है, तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट नहीं बल्कि उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो इनका जितना भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है कि उनको उस चीज़ से फ़ायदा भी हो और नुकसान ना हो। इसमें हम बच्चों को साइकिलिंग करा सकते हैं, लेकिन साइकिलिंग भी एहतियात के साथ। स्टेयर क्लाइंबिंग सिखानी होती है बच्चों को, क्योंकि वो सबसे मुश्किल टास्क होता है इन बच्चों में, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो नहीं कर पा रहे होते। उनकी बैलेंस पे काम किया जाता है ताकि वो जो फ्रीक्वेंट फॉल की हिस्ट्री आ रही है या इशू आ रहा है उसको ओवरकम किया जाए। उनकी स्ट्रेंथ पे, उनके इंड्योरेंस पे, उनकी स्ट्रेचिंग्स पे, ये ओवरऑल पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है उस बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी टाइप के अकॉर्डिंग, और फिर उसको प्लान किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो अर्ली इंटरवेंशन होती है, जितनी जल्दी आप डायग्नोज करके इलाज शुरू कर दें, उसका कितना फ़ायदा होता है, या जितना डिले करें उसका क्या नुकसान होता है? जैसे अगर डिले की मैं पहले बात करूँ तो डिले करेंगे तो क्या होगा, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, वो बच्चा पहले ही उसका मसल वीक है, वो वीकनेस के साथ बढ़ता जाएगा, बीमारी ने तो पैसे भी बढ़ना है, लेकिन जो वो एक नॉर्मल जितनी हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते थे हम उसको और कम कर रहे हैं। बच्चा बेड रिडन हो जाएगा, बेड रिडन होने से क्या होगा, पहले ही उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाए, चलना फिरने बिल्कुल ही छोड़ देगा, फिर बेड रिडन हो जाएगा, बेड रिडन होगा तो उसके कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, पेरेंट्स के लिए अलग प्रॉब्लम होगी उन चीज़ों को फेस करना और वो सारी चीज़ें। और उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कहा और भी मसल या और चीज़ें और सिस्टम भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज उसको आ सकती हैं, या उसका हार्ट इशू आना शुरू हो जाता है। जब आप उन चीज़ों को प्रॉपर, अब देखें एक चीज़ होती है जैसे आप एक चीज़ को ट्रीट करें, वो एक इंसान उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और होगी, और जिसको आप बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रहे उसको छोड़ देंगे उसकी एक और होगी। तो इसी तरह इन बच्चों के साथ भी है, वक्त के साथ ये ज़रूर बढ़ती है, लेकिन हम उनकी इतनी मदद कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट जो है जो उनकी इतनी मदद कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो मोबाइल रहें, इंडिपेंडेंट ना हो, यानी कि वो चल फिर सकें, चाहे उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल है, वक्त के साथ शायद आगे जाके और भी मुश्किल हो। इन बच्चों में वेट गेन भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फिजिकली उस तरह से एक्टिव नहीं होते, तो उनके लिए वो इशू भी आना शुरू हो जाता है। तो जब हम उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करते हैं तो वो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद से चल फिर सकते हैं, इधर उधर जाना जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं वो अगर नहीं करेंगे तो वही बच्चा जो कुछ टाइम तक, साल 2 साल तक या 3 साल तक या 10 साल तक जो चल फिर सकता है, तो आप तो उसको 5 साल पहले ही बेड रिडन कर देंगे। तो ये इसलिए उनके लिए ये जितनी भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं या ये बाकी ट्रीटमेंट है वो लेना बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी लाइफ को इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो वही बात है कि आप उसको छोड़ रहे हैं कि आप अब जो होना है वो हो जाए। तो इस तरह से फिर उनके लिए ये करना ज़रूरी है। ये बताइए कि सीडीसी में क्या हमारे पास इस तरह के केसेस में तमाम वो फैसिलिटीज़ या वो ट्रेनिंग्स या थेरेपीज़ मौजूद हैं जो ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी होती हैं बच्चे की उसके लिए डेवलपमेंट के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास वैसे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तो उस तरह से अभी फ़िलहाल कोई बच्चा नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग करा सकते हैं, बच्चों के प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू उनके गोल डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम कहाँ कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, कितने उसके बैलेंस के इश्यूज़ हैं, वो फिर जो भी उसके अकॉर्डिंग जितना भी उस बच्चे की नीड होती है तो फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब आप ये शेयर कर दीजिएगा कि ये हमारा इदारा किस जगह पे मौजूद है, कहाँ वाक़ है, अगर कोई लोग विज़िट करना चाहें, मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो कैसे रब्ता करें। वैसे जो लोग सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, हमारे पेजेस पे वहाँ फ़ोन नंबर मौजूद होगा, रब्ता नंबर मौजूद होगा। मैं रेडियो के सामीन के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, सीडीसी का जो रब्ता नंबर है वो 0320-786-5333 है। मैं रिपीट करता हूँ 0320-786-5333, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एड्रेस भी शेयर कर दीजिएगा। एड्रेस अताउल हक रोड वेस्टरिज 1 में, ये अताउल हक रोड वेस्टरिज 1 में ये इदारा वाक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने के लिए। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम सीडीसी टाइम आप समात फरमा रहे थे रिफ़ा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप देख सकेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर कायनात रानी, जो पिछले 4 साल से चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के साथ मुंसलिक हैं। और आज जो मौजूद गुफ्तगू था उनके साथ वो जो था वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी इन चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इस पे डॉक्टर साहबा ने हमारे साथ गुफ्तगू की और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।